Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पर अगेन आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। और आपको पता होगा इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करते हैं, यानी कि कुछ एडवांस लेवल के एमसीक्यूज होंगे जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं वैसे उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके दिए जाते हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड हैं। यानी कि आप कह सकते हो इस वीडियो के थ्रू आप लोग अपने नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे होंगे, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहे होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रखा है, उस क्वेश्चन को ज़रूर से सभी लोगों को अटेम्प्ट भी करना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो एक चीज़ और, सभी लोग कोशिश ये करना, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं तो कोशिश ये करना कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दो और फिर वीडियो के अंत में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, कहाँ कहाँ पर गलती हुई है, उस चीज़ को रिवाइज करना। और उस चीज़ को रिवाइज करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा। जो आपने क्वेश्चन सही किए हैं वो तो आपको पता है, और फिर जो क्वेश्चन गलत किए हैं जब उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा पक्की हो जाएंगी। यानी कि आने वाले टाइम पर गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो रोज़ शाम को 8 बजे ये वीडियो आपको मिलेगा। आप लोग प्लीज़ यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर से अटेम्प्ट किया करो। कुछ ही मिनट्स का, यानी कि 30 मिनट्स के आसपास हम लोग इस वीडियो को बनाया करेंगे, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपको पता होगा एलसीए रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और डिफेंस को लेकर हर साल हम देखते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन के अंदर कि बात यहाँ पे करेक्ट की पूछी जा रही है या नॉट करेक्ट की पूछी जा रही है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको डिज़ाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है जो तेजस, नेवी और MK-1A है ना, ये भी कहीं ना कहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ही वेरिएंट्स हैं। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। चलो इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। कैसे, अब थोड़ा डिटेल से मैं इस पूरे आंसर को डिकोड करता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तो देखो ये अपने आप में एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सिंगल सीट आपको ये एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा, सिंगल इंजन है, सुपरसोनिक है, यानी कि जो ध्वनि की स्पीड होती है साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलने वाला है। लाइट वेट है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट नाम से ही आप लोग देख पाओगे बहुत हल्का होता है इसका वजन, जिसकी वजह से और ऊंचाई पर उड़ पाता है। हर वेदर में यहाँ पे उड़ सकता है, चाहे कैसा भी वेदर हो। इसका रोल बहुत अलग अलग प्रकार से होता है, काफ़ी सारे वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाना कैसे स्टार्ट किया गया, देखो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना 1984 में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जब उस समय पर एक बॉडी को बनाया गया था जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ही क्या करा करती थी, इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को मैनेज किया करती थी, उसी के ऊपर यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी थी। तो बेसिकली ओवरऑल जब जिम्मेदारी आती है तो बात हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो डिज़ाइन किया गया था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। और ये सारा काम किया गया था एक डिपार्टमेंट के अंडर में जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग को एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किसके थ्रू डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइन किया गया है ADA के थ्रू, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में डिफरेंस है। एक बार डिज़ाइन हुआ, अब उस डिज़ाइन को इंप्लीमेंट करना, उसको यहाँ पे बनाना। तो डिज़ाइन यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इसको बनाया किसने है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने।
सिंपल बात हो गई। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 जो है आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, इसी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर तेजस ट्रेनर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी, देन उसके बाद में आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नेवी MK2, MK1A हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट में यही दिया गया है, तेजस नेवी MK1A, ये सारे के सारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के वेरिएंट्स है। बिल्कुल सही बात है, और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहते हैं, तो ये सब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ही वेरिएंट्स है। दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है ना वो बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, तो बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग मारने वाले सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो आसान क्वेश्चन हो जाते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं। वन वर्ड वाले क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो प्रीलिम्स में कभी आते नहीं हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है तो उन्हीं पेपर को एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस प्रकार से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। देखो, साल 2009 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। किस चीज़ को लेकर पूछा था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया है। ऐसे ही 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस चीज़ को लेकर पूछा गया था? INS सिंधु कोश को लेकर। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि INS सिंधु कोश बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो INS विराट है ये एक सबमरीन है। और बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही है, दोनों में से कोई सा सही नहीं है? तो इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो INS सिंधु कोश है ना, बेसिकली ये आपको एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देखने को मिलती है, और यहाँ पे क्या बोला गया? ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखोगे, INS विराट एक सबमरीन है, लेकिन INS विराट एग्जैक्टली में है क्या? एक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो नीदर 1 नर 2 आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है। तो 2009 का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक बात हो गई। आगे देखो, तो डिफेंस को लेकर देखो 2008 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव? इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि सर ध्रुव है क्या? ऑप्शन ए बोलता है ये एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप। दूसरा बोलता है मिसाइल है, कैरिंग सबमरीन। मतलब ये ध्रुव जो है एक एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है, यानी कि एक ऐसा वॉरशिप जो कि एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर लेकर चल सकता है। दूसरा यहाँ पर ये एक मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, ऐसी सबमरीन जिसके अंदर मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा बोलता है ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, और चौथा बोलता है ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बताओ ध्रुव एग्जैक्टली क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर आपको आंसर सी देखने को मिलेगा। और ध्रुव अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही यहाँ पर इस ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को बनाया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यहाँ पर भी लाइट वर्ड आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा वजन में हल्के होते हैं, थोड़ी और ऊंचाई तक यहाँ पर उड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। प्लस दिन और रात में हम लोग इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर लाइट कॉम्बैट जो भी हमारे पास में डिफेंस इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई हैं। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन तैयार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो बेसिकली एक सर्वे करवाया जाता है स्वच्छता को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर। तो उसी सर्वे के अंदर अब जो भी सिटीज़ टॉप करती हैं उनको अवार्ड्स दिया जाता है। तो इसी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के अंदर, या फिर इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को लेकर आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन और क्लीनिनेस सर्वे है। दुनिया में इससे बड़ा सर्वेक्षण कहीं नहीं होता, इससे बड़ा सर्वे कहीं नहीं होता जितना बड़ा सर्वे ये वाला है, जहाँ पे हम लोग शहर के अंदर देखते हैं साफ़ सफाई कितनी है, कितनी क्लीनिनेस नज़र आती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कि इस सर्वेक्षण को करवाने वाली या फिर इसको देखने वाली जो एक मिनिस्ट्री है इसके ऊपर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि साल 2022 तक अगर हम लोग बात करें तो जो इंदौर है ना, इंदौर यहाँ पर इंडिया का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। ठीक है ना? इंदौर यहाँ पर क्या है, हमारा पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। 7 स्टार यहाँ पर इसको मिले हुए हैं 2022 तक, यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही नज़र आ रहा है? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अब इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर का
जब आप लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट नंबर 1 है और स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये दोनों सही हैं और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। जब हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को पढ़ेंगे, देखो साथ ही साथ में आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को हम लोग साल 2016 से ही लेकर आ रहे हैं। ये सर्वे 2016 से चल रहा है और बिल्कुल ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन और क्लीनलीनेस सर्वे है। दैट इज़ वाई जो स्टेटमेंट 1 है ना वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पर बोली जाती है कि इसको लाने से होता क्या है कि जो भी हमारा टाउन है, जो भी सिटीज़ है, जो भी शहर देखने को मिलता है उसके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। वो लोग भी कोशिश करते हैं कि जैसे अब इंदौर टॉप पर है तो अगले बार मुझे टॉप पर आना है, उसके लिए अपने एरिया में वो साफ़ सफाई को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा देने लगते हैं। तो ये भी यहाँ पर इस अवार्ड का एक बहुत बेहतरीन सा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर में ही यहाँ पर ये सारा का सारा जो सर्वे है वो कंडक्ट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 जो है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आता है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 हो जाता है गलत। समझ में आई बात। और तीसरा स्टेटमेंट देखो 2022 में अगर हम लोग बात करें, जो इंदौर है वो इंडिया का बिल्कुल पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी देखने को मिलेगा। यानी कि इसको 7 स्टार मिले हैं किस कैटेगरी में? साफ़ सफाई के मामले में। तो यहाँ पर आपको जो कूड़ा करकट है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा इंदौर के अंदर में। और इस वजह से इस सर्वेक्षण के अंदर, इस सर्वे के अंदर इंदौर हमेशा से ही टॉप कर रहा है। ऐसा आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो इंदौर 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। बाकी जो सूरत, भोपाल, मैसूरू और नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति, ये जो मैंने अलग अलग स्टेट्स के नाम लिए, अलग अलग जगह के नाम लिए बेसिकली, तो या ये जो आपको अलग अलग जगह के नाम मैंने आपको बताया ना, ये 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी हैं। लेकिन इंदौर यहाँ पर इंडिया का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। समझ में आई। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 3 जो है ना वो बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका 1 और 3 जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे यहाँ पर आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, अगर आप लोग यहाँ पर सोच के इसका सही आंसर दे पा रहे हो। अगर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 की रैंकिंग को देख लें एक बार, क्योंकि आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना जब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर जनसंख्या जो है 100 के प्लस यानी 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, वो कौन कौन से शहर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो इस सर्वेक्षण के अंदर टॉप 5 के शहर हैं वो कौन कौन से हैं, वो है इंदौर, आपको यहाँ पर इसका स्कोर इतना देखने को मिलेगा। देन सूरत है, देन नवी मुंबई है, देन जीवीएमसी वाइजैक देखने को मिलेगा, देन उसके बाद यहाँ पर विजयवाड़ा। ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा की है और इन सभी शहरों ने इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 के अंदर टॉप किया। ये टॉप 5 शहर हैं। बाकी इसी कैटेगरी में यानी 1 लाख से ज़्यादा वाली जनसंख्या की कैटेगरी में बॉटम वाले 5 शहर कौन कौन से जहाँ पर बहुत गंदगी देखने को मिलती है, तो उसमें आप देख पाओगे गोरखपुर है, देन रेवा है, देन दमोह है, देन वापी है, देन आगरा है। समझ में आई बात। इनकी रैंकिंग 96, 97, 98, 99, 100 है। ये तो हो गई बात किनकी, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या है। तो उसमें टॉप 5 शहर कौन कौन से हैं इस सर्वेक्षण के अंदर, तो उसमें टॉप 5 शहर है। पहला है यहाँ पर आप देख पाओगे पंचाग्नि, देन उसके बाद में पतन, देन उसके बाद में यहाँ पर करहत, देन लोनावला, देन उसके बाद यहाँ पर करजत। ये टॉप 5 हैं। और टॉप बॉटम में कौन कौन से हैं इस वाली कैटेगरी में, 1 लाख से कम वाली कैटेगरी में, तो यहाँ पर आ जाता है वाई, देन उसके बाद यहाँ पर अदबर, देन उसके बाद में शाहदोल, देन सनावत, देन उसके बाद में यहाँ पर आता है गदरवारा। तो ये कुछ यहाँ पर बॉटम वाले 5 सिटीज़ देखने को मिलेंगे 1 लाख से कम वाली जनसंख्या की कैटेगरी के अंदर में। समझ में आ गया। और इंदौर इंडिया का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन चुका है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंदौर बहुत लंबे समय से लगातार इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर टॉप कर रहा है। आते हैं उसके बाद, अब क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। देखो 2016 में एक सिंपल सा क्वेश्चन बना था, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी थी? तो यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा आंसर नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी या फिर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसे ही आप लोग को देखने को मिलेगा दूसरा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसकी रैंकिंग यहाँ पर कौन तैयार करता है?
ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन विमेन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे आपने ये वाले क्वेश्चन क्यों लिंक करे, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने इस सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़ा है ना, तो इसमें यह ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, सॉरी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अगर आपको यहाँ पर ये खेल पता होता तो आप यहाँ पर दो वाले को ना आप कह सकते हो एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपको मिनिस्ट्री पता होती तो यहाँ पर अगर दो आपको पता है कि यहाँ सेकंड वाला गलत है, तो आप ये जो ए बी डी है ना, इनको तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर दो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। और यहाँ पर आप देखोगे मिनिस्ट्री को लेकर भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि इस वाली पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर किसने रैंकिंग तैयार करी है, कौन सी बॉडी ने रैंकिंग तैयार करी है, या ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन सी बॉडी ने पब्लिश करी है, या ये पर्टिकुलर सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में आपके छपी हुई होनी चाहिए, दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए बेसिकली। समझ में आई बात। चलो आगे आता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल्जीमर डिजीज। एल्जीमर डिजीज रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था। तो एल्जीमर डिजीज के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो एल्जीमर डिजीज है ना, ये होती है, इसके पीछे का कारण है ए एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से कुछ प्रोटीन है वो इकट्ठा हो जाता है ब्रेन सेल्स के आसपास, जिसकी वजह से बीमारी जो है बनने लगती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो मेन है, जो आदमी आपको देखने को मिलेंगे, इनको ज़्यादा रिस्क होता है एल्जीमर डिजीज़ का एज कम्पेयर टू द वेमेन, यानी महिलाएं से ज़्यादा खतरा पुरुष को है इस पर्टिकुलर बीमारी से, ऐसा यहाँ पर बोला गया। बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोलता है 1 ओनली, दूसरा ऑप्शन 2 ओनली, तीसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, या फिर चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। आओ अब समझते हैं इसका आंसर क्या है। नॉट करेक्ट वाला आपको जब स्टेटमेंट छांटना है ना, तो आपको दूसरा वाला देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा वाला बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन पहला वाला सही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है। आओ अब इसका डिटेल से एनालिसिस करते हैं। देखो एल्जीमर बेसिकली एक दिमागी बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। होता क्या है, यहाँ पर जो आपके ब्रेन के अंदर सेल्स है ना, वो बेसिकली मर जाते हैं। उन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इसकी वजह से मेमोरी के अंदर लॉस देखने को मिलेगा, है ना। लोग भूलने लगेंगे चीज़ों को, बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लिखने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जजमेंट नहीं ले पाते, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, मूड चेंज होने लगता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस एल्जीमर डिजीज़ के अंदर में। और अगर हम लोग पहली स्टेज में बात करें, कुछ सिम्टम्स देखो, पहले स्टार्टिंग में ना जो लक्षण है वो काफ़ी कम होते हैं, फिर वो धीरे धीरे लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। एल्जीमर बेसिकली एक कारण बन जाता है डेमेंशिया का। जो यहाँ पर बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, उनके अंदर यहाँ पर डेमेंशिया का कारण बन जाता है। अगेन यहाँ पर जो डेमेंशिया है वो भी आप देख पाओगे दिमागी संबंधी बीमारी देखने को मिलेगी। नाउ ये जो एल्जीमर डिजीज़ है ये होती कैसे, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है। देखो गलत तरीके से जो प्रोटीन है ना, वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ब्रेन सेल्स के पास में, और वो जो प्रोटीन इकट्ठा होता है उसमें से प्रोटीन्स के कुछ अलग अलग नाम है। देखो कुछ प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिलॉइड, और कुछ प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ताऊ। अब इनका काम क्या है इसको समझना। जो एमिलॉइड प्रोटीन है, जो एमिलॉइड इकट्ठा हो जाता है ना, ये क्या करता है, प्लेक को बना देता है, एक तरीके से जंक क्रिएट कर देता है। मैं आपको अगर दिखाऊं एग्जैक्टली तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये पूरा ब्रेन हुआ, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ, ये आपके सारे के सारे न्यूरॉन्स हो गए, है ना। ये आपस में इनकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारे काम करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन होता क्या है, ये जो न्यूरॉन्स है ना मरने लगते हैं ये इस एल्जीमर वाली बीमारी में, क्योंकि न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, यहाँ पर प्लेक इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सेल्स के आसपास क्या हुआ, वो जो प्रोटीन है वो इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से प्लेक बनने लगता है, ये जंक सी लगने लगती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ना ये न्यूरॉन सारे ब्लॉक हो जाते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाता। तो एमिलॉइड बेसिकली एक प्रोटीन देखने को मिलता है, और दूसरा प्रकार का प्रोटीन आता है ताऊ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में यही बात बोली गई है, एबनॉर्मल प्रोटीन इकट्ठे होने की वजह से, ब्रेन सेल्स के आसपास इकट्ठे होने की वजह से ही जो एल्जीमर डिजीज़ है वो होता है। समझ में आ गई बात। और जो ताऊ प्रोटीन है, ये ताऊ भी यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ना, ये भी आप कह सकते हो क्या करता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स को डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स है वापस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद में हमारा जो ब्रेन है उसकी सारी कैपेबिलिटीज़ खत्म हो जाती हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो मैन हैं, जो पुरुष हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क है इस एल्जीमर डिजीज़ का एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। लेकिन जब आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली डेटा ये बोलता है कि वेमेन के अंदर ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है एल्जीमर डिजीज़ का। इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल आपको गलत देखने को मिलेगा। अब एल्जीमर में एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखकर चीज़ों को समझना, ठीक है ना। एक सेकंड को मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो ब्रेन आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ब्रेन है इसमें मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट वाली लाइन आपको दिख रही है ना, अगर ब्रेन का साइज इतना बड़ा होता, डॉट डॉट वाली लाइन जितना बड़ा होता, तो वो एक हेल्दी ब्रेन कहलाता। लेकिन जब ब्रेन का साइज सुकड़ जाता है, ब्रेन का साइज आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर छोटा हो गया है ना, साइज श्रंकन हो गया है। तो ब्रेन का जब साइज श्रंकन हो जाता है, जब छोटा हो जाता है, वो उसके पीछे का जो कारण है ना, वो खुद यहाँ पर एल्जीमर डिजीज़ है। एल्जीमर डिजीज़ की वजह से ब्रेन का साइज भी छोटा हो जाता है, और जो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह हैं बॉडी के अंदर, वो भी यहाँ पर मरने लगते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि आप देखोगे ना, तो ये यहाँ पे एक डेड न्यूरॉन है, और यहाँ ये देखोगे एक हेल्दी न्यूरॉन है। ये हेल्दी न्यूरॉन को भी डेड कर देता है एल्जीमर डिजीज़। समझ में आई बात? तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो क्या ऐसे डिजीज़ को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है। जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट भी मैं आपका वेस्ट यहाँ पर नहीं होने दूंगा। तो 2015 में आप देखोगे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इबोला वायरस को लेकर। अमंग द फॉलोइंग विच वर फ्रीक्वेंट मेंशन्ड इन द न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस। इबोला वायरस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रहा था 2014 के आसपास, 2015 के आसपास, जिस वजह से 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रिसेंटली इबोला वायरस कहाँ पर देखने को मिला। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, गिनिया, सीरिलियन और लाइबेरिया में देखने को मिला था। समझ में आई बात? देन इसी प्रकार से यहाँ पर 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीज़, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। यहाँ पर इस प्रकार से बीमारियों के नाम दे दिए गए, और बात पूछा गया आपसे कि यहाँ पर बताओ इनमें से कौन सी बीमारी जो कि भारत से खत्म हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली, यानी कि स्मॉल पॉक्स यहाँ पर इरेडिकेट हो चुका है। तो ये 2014 का क्वेश्चन था, उस समय का क्वेश्चन था। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकोसिस को लेकर। सिलिकोसिस भी एक बीमारी है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। ऐसे डिजीज़ को लेकर भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिले। डेंगू को लेकर क्वेश्चन था, मलेरिया को लेकर क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर एल्जीमर डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, नोबेल प्राइज़ ना हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको जो यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नोबेल प्राइज़ को लेकर, इतनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ अपने पास में नोट डाउन कर लेना, नोट्स में लिख लेना। तो क्वेश्चन भी यहाँ पर नोबेल प्राइज़ को लेकर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ को लेकर यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो नोबेल प्राइज़ की प्राइज़ सेरेमनी होती है, जो भी सेरेमनी होती है, वो सब जर्मनी में करवाई जाती है दिसंबर में हर साल, यानी दिसंबर के मंथ में हर साल हर साल दिसंबर के मंथ में जर्मनी के अंदर ये प्राइज़ सेरेमनी को किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला नोबेल लॉरेट बनी थी। इंडिया की पहली विमेन नोबेल लॉरेट कौन थी? मदर टेरेसा, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, इसको बनाया गया है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है अल्फ्रेड नोबेल के थ्रू। तो ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए, बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है 1 and 2 ओनली, दूसरा स्टेटमेंट 2 and 3 ओनली, तीसरा स्टेटमेंट 3 ओनली, या फिर चौथा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, या फिर चौथा ऑप्शन यहाँ पर कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर आप लोग जब इसका आंसर देखोगे ना, तो इसके आंसर को डिटेल से जब एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि स्टेटमेंट 2 और जो 3 है ना, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैंने मॉर्निंग वाले द हिंदू के अंदर भी आपको इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पढ़ाया भी था, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। देखो, ये जो नोबेल प्राइज़ है, बिल्कुल इसको एस्टेब्लिश किया गया था विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के थ्रू, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर थे। इस वजह से तो अल्फ्रेड नोबेल ने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया था, दैट इज़ वाई यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नोबेल प्राइज़ की प्राइज़ सेरेमनी है वो जर्मनी में होती है हर साल दिसंबर के मंथ में। लेकिन जब आप लोग इसको डिटेल से देखोगे ना, तो जो भी प्राइज़ सेरेमनी होती है, वो प्राइज़ सेरेमनी कहाँ पर होती है? वो होती है स्टॉकहोम में, स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में। और हर साल दिसंबर में कहाँ पे होती है? स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में, ना कि जर्मनी में। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो 1 है ना, वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। समझ में आई बात? देन उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे,
तो इंडियन नोबल लॉरेट की बात होती है तो बिल्कुल सही बात है, मदर टेरेसा जी को, मदर टेरेसा जो है इंडिया की पहली वेमेन नोबल लॉरेट थी, इनको भी यहाँ पर नोबल प्राइज़ दिया गया था। कौन सा नोबल प्राइज़ दिया था, क्योंकि नोबल प्राइज़ अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, तो नोबल पीस प्राइज़ इनको दिया गया था 1971 में 79 में। दैट इज़ वाई जो स्टेटमेंट 2 है ना वो आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अवार्ड जर्मनी में नहीं, ये बेसिकली यहाँ पर स्वीडन के अंदर जो बेसिकली स्टॉकहोम है वहाँ पर दिए जाते हैं। समझ में आई बात। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, उस इंपॉर्टेंट बातों को अपने पास में नोट डाउन करो हाथों हाथ। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, ये जो नोबल प्राइज़ है ये अब की बार नोबल प्राइज़ बेसिकली यहाँ पर किसने एस्टेब्लिश किया था, विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल के थ्रू यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर थे। नंबर 2 पॉइंट, जो नोबल प्राइज़ है कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स की कैटेगरी में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और साथ ही साथ इकोनॉमिक साइंस। तो इन कैटेगरीज में अब की बार यानी साल 2022 में भी ये नोबल प्राइज़ दिया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला यह है कि सर जो प्राइज सेरेमनी होती है ना इन अवार्ड्स की, जहाँ पे सारा प्राइज वगैरह दिया जाएगा एट द लास्ट, क्योंकि अभी तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि भैया इनको ये नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है, लेकिन लास्ट में जो प्राइज सेरेमनी होने वाली है वो कहाँ पे होगी वो आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग बात करते हैं नोबल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर, लिटरेचर के अंदर और इकोनॉमिक साइंस के अंदर, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने कितने नोबल प्राइज़ को कवर किया है, 1 2 3 4 5 नोबल प्राइज़ को कवर किया है, लेकिन यहाँ पर कितनी कैटेगरी में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, 6 कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैंने कौन सा नोबल प्राइज़ मिस किया, पीस वाला, ठीक है ना, नोबल प्राइज़ फॉर पीस वाला मिस किया है मैंने। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मिस किया। देखो समझना, ये जो 6 कैटेगरीज में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, इनमें से जो ये स्टार्टिंग की 5 कैटेगरी आपको नजर आती है ना, पीस वाले को छोड़कर जो ये 5 कैटेगरीज हैं, इनका जो प्राइज सेरेमनी है वो तो जर्मनी में ही होता है। सॉरी जर्मनी कह रहा हूँ, मुझे ऑप्शन वाला करेक्ट, ऑप्शन वाला याद आ गया। जो स्टार्टिंग के 5 होता है ना, इनका जो प्राइज सेरेमनी है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में ही होता है। लेकिन जो नोबल पीस प्राइज है ना, पीस वाला, ध्यान रखना पीस वाला, इसका जो प्राइज सेरेमनी है वो कहाँ पे होता है, वो होता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, ये बातें आपको रट लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोबल जो प्राइज है ना ये डेथ के बाद किसी को नहीं दिया जाता, मतलब समझ लो किसी की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु हो गई है, जैसे कि बाकी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं ना मृत्यु के बाद में, लेकिन मृत्यु के बाद में ये नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। फिर अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत की पहली महिला जिनको ये नोबल प्राइज़ दिया गया था वो आपको पता चल चुका है, बिल्कुल मदर टेरेसा जी हैं। उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था 1979 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें पहले इंडियन नोबल लॉरेट की, यानी कि भारत के पहले इंडियन नोबल लॉरेट कौन से थे, यानी कि जिनको सबसे पहली बार भारत में मिला है ये नोबल प्राइज़, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको मिला था नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, 1913 में ये नोबल प्राइज़ मिला था। समझ में आ गई बात, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं बने हैं, लेकिन यूपीएससी ने 2008 में क्वेश्चन पूछे हैं नोबल प्राइज़ को लेकर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया। जो जेम्स डी वॉटसन है इनको नोबल प्राइज दिया गया है, कौन से एरिया में दिया गया है, ये आपसे 2008 में पूछा गया था, जब उस समय ये नोबल प्राइज दिया गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था डी जेनेटिक्स। आपने बायोलॉजी की किताबों में देखा होगा, इनके बारे में चर्चा भी की जाती है जब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ते हो तो, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो इसी के बेसिस पर करना क्या है, इस बार जो साल 2022 के अंदर नोबल प्राइजेस दिए गए हैं ना, अलग अलग जो कैटेगरी में फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, जो भी कैटेगरी में दिए गए हैं, उनके नोबल प्राइज़ के मतलब बारे में ध्यान रखना, किन किन व्यक्तियों को ये नोबल प्राइजेस दिए गए हैं वो ध्यान रखना, और किस फील्ड में दिए गए हैं। जैसे इनको जेनेटिक्स की फील्ड में दिया गया है, वैसे आपकी बार फिजिक्स का जो नोबल प्राइज़ है वो क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में दिया गया है, तो ऐसे ध्यान रखना कि हाँ वो क्वांटम मैकेनिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर क्लिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इस प्रकार से आपको जो टर्म्स है वो टर्म्स ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स में नहीं जाना है। ऐसे आप देखोगे साल 2008 में नोबेल प्राइज को लेकर एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज सन। कौन से यहाँ पर इनमें से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने नोबेल प्राइज को अपने बेटे के साथ में शेयर किया था। वो नोबेल प्राइज बेसिकली उनको फिजिक्स में मिला था, वो नोबेल प्राइज इन्होंने अपने बेटे के साथ में शेयर किया। तो कौन से व्यक्ति थे? इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, विलियम हेनरी ब्रैग यहाँ पर इनका नाम है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली आपको पता होगा टेलीकॉम सेक्टर बिल न्यूज़ में था, टेलीकॉम को लेकर एक ड्राफ्ट बिल लेकर आया गया, वो ड्राफ्ट बिल मैंने आपको डिटेल से समझाया था, तो उसी के रेफरेंस में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है। बताना यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग TTDF, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के रिगार्डिंग
कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का मकसद है क्या करना, रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है ना हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको बढ़ावा देना, वहाँ पर फंड प्रोवाइड करवाना, रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड प्रोवाइड करवाना, खासकर गांव वाले एरिया में। तो दूसरा स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा। बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है? मैंने बहुत डिटेल्स आपको पढ़ाया हुआ है और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको डिकोड करता हूँ अच्छे से। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की जब बात आती है तो बिल्कुल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने यहाँ पर इस डेवलपमेंट फंड स्कीम को लॉन्च किया है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ठीक बात हो गई। देखो होता क्या है ना, हमारे पास में अभी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, अभी हमारे पास में ये वाला फंड देखने को मिलता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे गांव वाले एरिया के अंदर जो डिजिटल कनेक्टिविटी होती है, टावर लगना हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे जो पैसा जाता है ना, वो इसी फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ वहाँ से पैसा खर्चा जाता है। लेकिन अब की बार जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 लेकर आया गया, इस बिल के अंदर एग्जैक्टली बोला यह गया है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ना, जो हमने बनाया था, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इसको रिप्लेस करके हमारे पास में होगा टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। ठीक बात हो गई। तो ये बात यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो फंड स्कीम है, ये बेसिकली लॉन्च करी गई है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू। तो रिप्लेस नहीं, अब इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानेंगे, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड के नाम से जानेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अब जो ये फंड बनाया जा रहा है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसका मकसद क्या होगा? देखो इसका काम होगा कि जो हमारे गांव वाले एरिया में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसको फंड प्रोवाइड करवाना है ना। गांव वाले एरिया में कुछ नए इनोवेशंस करना, कुछ टावर लगना, जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी नेटवर्क्स को बेटर बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी, उन सबको प्रमोट करने का काम करेगा। जो भी फंड, जो भी पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इकट्ठा होगा ना, वो पैसा खर्च कर दिया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है ना। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पहले भी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुए। तो क्या ऐसा क्वेश्चन बनता है? बिल्कुल बनता है। देखो साल 2017 में पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। यानी कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। बताओ इसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ये ट्रैफिक है ना, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर में आता है। दूसरा स्टेटमेंट, ट्रैफिक का जो मकसद है वो यह है कि जो वाइल्ड प्लांट, जो जंगली पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, इनका जो व्यापार होता है ना, वो व्यापार का खतरा इन जानवरों के प्रोटेक्शन के ऊपर ना पड़े, इनका जो बेसिकली इससे हमारा एनवायरनमेंट ना बर्बाद हो, हमारा नेचर ना बर्बाद हो, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखता है ना। क्योंकि इसका नाम ही है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस करता है, जो भी हमारे पेड़ पौधे और जानवर होता है ना, उनका जो व्यापार होता है उसका एनालिसिस करने का काम करता है ट्रैफिक। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए थे। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नर 2। तो इसका करेक्ट आंसर बी देखने को मिलेगा, 2 ओनली। समझ में आई बात? तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया था। तो आंसर भी इसका बिल्कुल सही है। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फौना एंड फ्लोरा, जो यानी ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है ना, ये बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, जो भी मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में नहीं आता है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है ना, बिल्कुल वो गलत है। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक का काम यह है इंश्योर करना कि जो भी जंगली पौधे हैं, जानवर हैं, जो भी इनका व्यापार हो रहा है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं खतरा ना बन जाए। तो इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान रखता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो 2017 का क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने देखा कि इसका आंसर हो जाता है 2 ओनली, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो ट्रैफिक है ना, ये बेसिकली एक जॉइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के साथ में और IUCN के साथ में, ना कि ये यूनेप के अंदर में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये 2022 का क्वेश्चन है, आपकी बार पूछा गया था। ये किस चीज़ से रिलेटेड है ना। मतलब ये इस टाइप का जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का जो प्रोविजन है, वो आपको कौन से पर्टिकुलर बॉडी में देखने को मिलेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर ही आपको ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का एक प्रोविजन नज़र आता है ना।
तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के बन जाते हैं इस फंड को लेकर, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। तो ध्यान रखना। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर देना। 2K प्लस लाइक आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट है जो आप प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि आपको जो क्वालिटी है डेफिनेटली वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। नाउ फाइनली टाइम आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू बाथुकम्मा फेस्टिवल। बाथुकम्मा फेस्टिवल न्यूज़ में था, तो बाथुकम्मा फेस्टिवल के रेफरेंस में बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इसको सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे पर। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं ओडिशा में, इसको ओडिशा लिख लेना, मिस्टेक हो गई है। तीसरा स्टेटमेंट, ये बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, यानी कि फसल की कटाई के बाद हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो सूर्य देवता हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है टू सेलिब्रेट द सन गॉड। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही लग रहा है? नहीं पता है तो एक बार सर्च करना, गूगल पे सब कुछ मिलता है, तो भाई सर्च करोगे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता चलेगा और आप इसका क्वेश्चन का आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑप्शन ए बोलता है 2 और 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। नाउ इसका आंसर वैसे मैंने आगे प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन डोंट वरी, नहीं मिलता है तो आप PDF से चेकआउट कर लेना, और मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं फिर भी पता चलता है तो कल के वीडियो में मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।